नमस्कार, इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में बात करेंगे हम आज ऊर्जा को लेकर, अक्षय ऊर्जा को लेकर। दरअसल ऊर्जा का सीधा संबंध गति से जुड़ा है, प्रगति से जुड़ा है और ये माना जाता है, माना ही नहीं जाता है, ये सच्चाई है कि जो जितनी ज्यादा ऊर्जा को उपभोग करता है, उसका इस्तेमाल करता है, वो उतना ही ज्यादा प्रगतिशील होता है, वो फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई देश हो। और यही बात है कि जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों का एनर्जी कंजप्शन विकासशील देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। और अब इस बीच में एक बात ये भी आती है कि जिसको आप परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं हमारे, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, कोयला है, और एक आधुनिक स्रोत जो हैं तकनीक के हिसाब से निकल कर आए हैं, जिनको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते ही हैं, सौर ऊर्जा आप उनको बोलते ही हैं, ठीक है। ये एक नया सेक्शन है। लेकिन ये दो, जो डीजल पेट्रोल है, उसके साथ दो डिमेरिट्स हमेशा से माने जाते रहे हैं कि वो दोनों एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी डिमेरिट उनके साथ ये जुड़ी हुई है कि उनकी वजह से ये धरती पॉल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी और इसके लिए हमने अक्षय स्रोत उनको तलाशने की कोशिश शुरू की। और इसी के बीच में पानी से ऊर्जा बनाना, हवा से एनर्जी बनाना और सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाना। 100 से ज्यादा देशों को ये जो ऊर्जा है जो सूरज से मिल सकती है, इसको अगर इसका अधिकतम दोहन किया जाए तो वो देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया पूरे दुनिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का, ये कहां तक पहुंचा है, इसकी जो कवायद है, इसकी जो गति है, वो कहां तक पहुंची है, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ आशीष खन्ना हैं, आप अध्यक्ष हैं अक्षय ऊर्जा टाटा पावर के। हमारे साथ ज्योति मुकुल हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप सेन हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शैलेंद्र शुक्ल हैं, आप चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज यानी सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में। और सबसे पहले आशीष जी, हम बातचीत को शुरू करते हैं यहां से कि जो लक्ष्य तय किया गया है 2022 को लेकर कि भाई 100 गीगावाट बिजली जो है वो हम पैदा करेंगे इन अपने अक्षय स्रोत से। ये लक्ष्य हासिल करना, ये टारगेट हासिल करना, ये कितना आसान है? क्या हम उसके आसपास हैं? क्योंकि इस साल का जो उत्पादन है 2020 का, वो तो 35 गीगावाट है सिर्फ। धन्यवाद। देखिए, आज की डेट में जब हम इस बारे में बात करते हैं 2022 की जी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये लक्ष्य जो 100 गीगावाट का 2014-15 में लिया गया था जी, उस समय हम कहाँ थे। आप देखिए 2014-15 में हम अगर माने तो हम मुश्किल से 5 गीगावाट पे थे, जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उस पे। रूफटॉप में हम 1 गीगावाट में भी नहीं थे, हम कुछ 500 मेगावाट के आसपास थे। पिछले 5 साल में जो इधर विकास हुआ है और जो गति के साथ ये चला है, और आज की डेट में उस गति को ही मत देखिए कि कितना विकास हुआ है, ये भी देखिए कि उसके कारण टैरिफ कितना कम आ गया है। एक है विकास, दूसरा है उस विकास का फायदा। अगर हम दोनों को देखें तो आज की डेट में जब हम 35 गीगावाट की बात करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जहां से हमने शुरू किया था उस 7 टाइम्स है, 7 गुना हम बढ़े हैं। क्या बात। इधर इतने 5 सालों में ये विशेष बहुत जरूरी है ये देखना कि अगर हम 35 गीगावाट पहुंच सकते हैं तो हम 100 क्यों नहीं पहुंचेंगे। देखिए 2022 माने, 23 माने या 21 माने, मैं उस बात को नहीं तवज्जो दे रहा। मैं इस बात को दे रहा हूं कि जिस गति से और जिस दिशा में हम चले हैं वो अभूतपूर्व है। कि हमारे देश में ऐसा किसी भी, चाहे वो ऊर्जा का स्रोत हो या कुछ और, अगर हमारी गति अभूतपूर्व है तो टारगेट 2022 तक पूरा होने में संशय क्यों है? देखिए बात
टारगेट की नहीं है। आई थिंक संशय भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, वो थोड़ा इधर उसमें क्या हुआ कि जब हमने 100 गीगावाट का बात किया तो उसमें 40 गीगावाट था हमारा रूफटॉप जी, ना। वो रूफटॉप उस समय 500 मेगावाट का था। तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि वो कोई संशय है। 2022 नहीं तो 2023 आज भी जो 35 गीगावाट की हमारी इंस्टॉलेशन है उसमें 30 गीगावाट पाइपलाइन में भी है। आप देखें तो हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और सोलर प्रोजेक्ट लगाने में बाकी प्रोजेक्ट के बनस्पत मुश्किल से 1 साल या आप लैंड को भी ले लें तो 1.5 साल लगता है। आप 1.5 साल में 5, 10, 15 गीगावाट लगा लें तो बहुत दूर नहीं है। हाँ, आप बोले कि नहीं हमें 100 तक पहुंचना ही है, 2022 तक ही है, वो एक बात है। बट अगर आप इसको थोड़ा लंबा देखें कि 2030 तक हम कहाँ जाएंगे, 2025 तक हम कहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो कल 2020 गीगावाट की भी बात करी। देखिए उस जगह पहुंचना इतना जरूरी नहीं कि हम किस तरह पहुंच रहे हैं। आप ये भी देखिए कि इसमें जो हमने पिछले 5 साल में सफर तय किया है उसमें टैरिफ कितना लो आया है। आज की डेट में ये ऊर्जा सबसे सस्ती ऊर्जा के रूप में ग्रिड में जाती है। ये भी अभूतपूर्व है। इससे 5 साल पहले ये ऊर्जा हमारी बाकी ऊर्जाओं से 2 या 3 गुना महंगी होती थी। बिल्कुल, आजकल ये उनकी आधी कॉस्ट में जा रही है। लेकिन जो कंज्यूमर है उसको सारा प्लेट्स तकनीक जो भी कुछ है वो सब मिलाने से क्या उसका बजट भी वहां कम हुआ है कुछ? वो कितना कम हुआ है? देखिए, जब तक ऊर्जा कंज्यूमर के पास जाती है बीच में काफी और भी कॉस्ट जुड़ती हैं। मैं स्रोत की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आप एक मानेंगे कि आज की डेट में जो टैरिफ की हम बात करते हैं ये 2 रुपए 30 पैसे, 36 पैसे, 50 पैसे, मैं उतना नहीं उसको मान रहा। पर आप ये सोचिए कि ये जो टैरिफ है ये अगले 25 साल के लिए फिक्स टैरिफ है। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। बाकी स्रोत में आपके फॉरेन एक्सचेंज में अगर कुछ तकलीफ आती है या कोल की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, क्रूड की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, वो टैरिफ हिलते हैं। कि अगले 25 साल के लिए आपके पास एक स्रोत है जिसमें कुछ नहीं हिलेगा। और मेरी बात मानिए, ये 25 साल तक के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनते ये 30 साल 35 साल ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा रहे। अभी आप देखिए, अगर विश्व का टोटल आप एनर्जी भी देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें है, विद्युत जो है उसमें वो सिर्फ 19% है पिछले 5 साल में। शैलेंद्र जी, आशीष जी कह रहे हैं कि सूरज कोई पॉलिटिक्स नहीं करने वाला है और इसलिए ये अक्षय ऊर्जा जो है ये ज्यादा सुटेबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। खन्ना जी ने भी जो बताया है, मैं इसमें एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा कि 37 गीगावाट इंस्टॉलेशन Q2 2022 तक हो चुका है और 34 गीगावाट के टेंडर जो है वो अभी पेंडिंग है। मतलब वो टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, पेंडिंग है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है वो 42 गीगावाट के हैं जी। तो यदि इनको हम एकुमुलेट करें, 37 गीगावाट इंस्टॉल्ड, 42 गीगावाट पाइपलाइन और 34 गीगावाट टेंडर कंडीशन, टेंडर की स्थिति में है, इनको मिला लें तो 100 गीगावाट का तो हम 2020 तक अचीव कर ही लेंगे। अच्छा, मैंने संबोधन में जो कहा जी 220 मेगावाट के टारगेट के लिए, वो यदि पूरा रिन्यूएबल का हम मान करके चलेंगे तो शायद निश्चित है कि हम उसको अचीव कर पाएंगे जी। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी। मैं देख रहा हूं कि गांवों में भी किसानों के खेतों पर सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। वो 15 बीघा जमीन में कुछ करीब 1.5 गीगावाट, वो कितना लगाते हैं वो उनकी एकदम कैलकुलेशन अलग होगी, वो मुझे एकदम अंदाजा नहीं है। लेकिन वो करते ये हैं कि वहां से वो ट्रांसफर होता है, वहां पर जो बिजली घर होता है सारा का सारा वहां पर, और उसके बाद वो पंप में एग्रीकल्चर पंप के रूप में जो सोलर का उपयोग हो रहा है, ये सबसे क्रांतिकारी उपाय है। जो आप इतने दिनों तक सोलर का उपयोग सुन रहे थे, जिसमें हम मिनी ग्रिड की बात करते थे, होम लाइट की बात करते थे, इनकी अपेक्षा यदि हम किसानों के यहाँ पे बिजली की बात सोचें बिल्कुल तो ये सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि किसान के खेत के बीच में आपने पावर जनरेट करके दे दिया। बिल्कुल। और कितना पावर जनरेट किया? सिर्फ उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप। बिल्कुल। यानी 3 HP का पंप लगाना है तो 3 HP का वो पावर जनरेट करेगा। यदि 5 किलो HP का लगाना है तो 5 HP के लिए पावर जनरेट करेगा। तो डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीय
एकीकृत के तरीके से पावर जनरेशन का सबसे अच्छा उपयोग यदि कहीं पर हमको दिख रहा है तो वो किसान के खेत में है, जो कि MNRE ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 लाख पंप के टारगेट के साथ में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है। देखिए, अगर हम किसानों की संख्या कहें तो ये करीब किसान परिवारों की संख्या 13 करोड़ 13.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। ये बात भी जरूरी है कि सबके यहाँ पंप लगे हों या पंप की जरूरत हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कितनी होगी, 7 करोड़ होगी, 8 करोड़ होगी, इतना आंकड़ा तो जरूर कुछ ना कुछ है। लेकिन मेरी एक समस्या थी या एक जिज्ञासा थी कि किसानों के खेतों पर जो ये सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, वहां पर बिजली बनाकर कंपनीज लगा रही हैं, वो उनको बाद में ट्रांसफर, वहां जो बिजली घर होता है वहां तक उस एनर्जी को पहुंचाती हैं, सप्लाई को, वहां से वो उस स्टेट के जो विद्युत बोर्ड है उसके जरिए वो फिर ऐड होकर के लोगों के घरों में या जिस भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है उस तरीके से वो जा रही है। मेरा एक कहना है, इस योजना का ये बहुत छोटा सा पार्ट है। हाँ, मैंने मान लिया, मैं इसमें सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, उसमें तो विकेंद्रीकृत रहे। हाँ, मैं उसमें ये जानना चाहता हूँ, लाइन पे सप्लाई नहीं जा रही है। हाँ, मेरा एक, वो जो आपने ट्यूबवेल वाली बात बताई उसमें कहीं सप्लाई नहीं जा रही है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हैं जो कुछ गांव में लग रहे हैं इसमें से लाइन में सप्लाई जा रही है। मेरा ये कहना है कि ये सप्लाई न जाकर पहले वो जाती है वहां, उसके बाद वो स्टेट बोर्ड से फिर वापस आती है, इसके बजाय एक गांव में जो प्रोजेक्ट लगा पहले उस गांव की विद्युत जरूरतों को उस प्रोजेक्ट से पूरा कर लिया जाए, क्या ये ज्यादा सुटेबल नहीं होगा? खन्ना जी, आप बताना चाहेंगे? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, पर आपको दो तरीके से सोचना पड़ेगा। पहले जो जैसे शैलेंद्र जी ने बोला, जो आप स्कीम बता रहे हैं वो अभी पीछे ही आई है। हाँ। फायदा उसका ये है, देखिए दो तरीके इसकी बात है। सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा ये फायदा है कि वो ऊर्जा की आपको उसको उत्पन्न करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लग रहे। ठीक बात। सूर्य की दिव्य दृष्टि आई, ऊर्जा बन गई जी। आप अपने पंप में यूज कर सकते हैं, आप अपने पंप में यूज करिए। जो अच्छा इससे हो रहा है, एक बात जो हम सबको जाननी चाहिए, अब तक जो बिजली फ्री में आती थी, जो जिसको किसी को देना नहीं पड़ता, पर क्योंकि वो बहुत कम देर के लिए आती थी, तो किसान की हमेशा ये मनोवृत्ति रहती थी कि जितनी देर आए उतनी देर जितना पानी मैं जमीन से निकाल सकता हूं वो निकाल दो, जरूरत है नहीं है, पर वो पानी निकाल लेता था। आप समझ रहे हैं, एक वो मनोस्थिति है। हाँ। दूसरी बात ये कि वो आती थी बिजली रात को, तो कुछ ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, रात को पानी कर। आज की डेट में जो सौर्य पंप की बात हो रही है, जो आप 3 लाख हैं और 2022 तक 25 तक 30 लाख हो जाएंगे। देखिए उससे फायदा क्या है, आपका जो पानी का स्तर है नीचे वो ठीक रहेगा, आप ज्यादा पानी जितना आपको नहीं चाहिए वो निकालेंगे नहीं। हाँ। दूसरी बात, आपको जो अगले 30 साल तक किसान को फ्री बिजली देनी थी वो खत्म हो गई, आपको चाहिए ही नहीं। जो आप बता रहे हैं वो तीसरा फायदा है। वो तीसरा फायदा ये है कि जब किसान को पंप नहीं चाहिए, किसान को हर समय पानी नहीं चाहिए, बिल्कुल, किसान को एक समय में पानी चाहिए। हाँ। उसके बाद उसको वो घर पर बिजली भी है, पंखा भी है, फ्रिज भी है, बाकी सब वो ग्रिड में जा रहा है, वो ग्रिड के बदले उसके घर में भी जा सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो ग्रिड के बदले उसके घर में भी जा सकता है। हाँ। पर वो ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब देखिए कहीं ना कहीं तो आपको जो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है उसको भी फायदा कराना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपकी जो बिजली बन रही है आपके इस्तेमाल की नहीं है, वो हम खरीदेंगे जी। उससे क्या है, देखिए जब वो बिजली गवर्नमेंट खरीदती है तो एक तो आपको सिक्योरिटी है, क्योंकि जो आपका बाकी बिजली का खर्चा है उसमें से वो कम हो जाता है। आपको पैसे की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बिजली खरीद रही है, उसमें कुछ और ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो वो फायदा बहुत ज्यादा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो अगर गांव में यूज हो जाए, पर एक जगह जहां पे ग्रिड लग गई है उसका एक सिस्टम है कि वो बिजली कैसे निकलेगी। किसान हमेशा चाह सकता है कि अगर वो ऑफ ग्रिड रहे तो वो अपने घरों में ही बिजली दे दे, कोई मनाही नहीं है उसमें जी। पर इस तरीके से आप देखिए जो ये स्कीम है ना टोटल, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको स्कीम के बारे में समझाऊं। जी। इसमें एक तो सेंटर की सब्सिडी है जी, एक स्टेट की सब्सिडी है और थोड़ा पैसा किसान का भी लगता है जी। इस तरीके से जब किसान अपनी बिजली जो नहीं चाहिए ग्रिड में भेजता है तो 5-7 साल के अंदर
ये कैलकुलेशन करी गई है कि वो जो पैसा किसान का भी लग रहा है वो किसान का पैसा भी उसको वापस आ जाए। हाँ। अब देखिए कोई भी स्कीम बहुत परिपूर्ण नहीं हो सकती, पर अगर आप मैं इस बात को एक बार और जांचने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ और चीजें जो मुझे देखने में आई जमीन पर। मैं यहाँ पर हमारे साथ संदीप सेन हैं, हम उनसे इस बात को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। संदीप जी, ये कहा गया कि किसान ने जो खेत पर, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसान तीनों स्टेक होल्डर हैं, दोनों ने सब्सिडी दी, किसान ने भी पैसा लगाया, प्रोजेक्ट लगा, किसान को भी उसका रिटर्न वापस आना शुरू हुआ 30 साल तक या जब तक वो प्रोजेक्ट रहा। मेरा ये कहना है कि ये किसान के खेत पर प्रोजेक्ट न लगकर गांव की जो ग्रामीण समाज की भूमि है, एमएलसी की लैंड है, वहां पर अगर प्रोजेक्ट को गांव का प्रोजेक्ट, पंचायत का प्रोजेक्ट अगर बनाकर लगाया जाए और उसको ऑफ ग्रिड तरीके से, उसको ग्रिड में बिजली को न भेजकर वहां गांव के पूरा गांव जो है उससे रोशन हो, पूरे गांव की ट्यूबवेल हैं, लोगों के घर के पंखे हैं, लोगों के घर के संसाधन है, ये सब उससे चलें, तो शायद ये ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। देखिए, ऐसा है कि इस समय दीज आर वेरी अर्ली डेज जी, जो सोलर के लिए है। इस समय सारे प्रयोग किए जाएंगे जी। इस समय किसान के साथ डायरेक्ट प्रयोग भी किया जाएगा जी, ग्रिड वाला प्रयोग भी होगा, और जैसे आप कह रहे हैं मतलब गांव वाला प्रयोग भी पंचायत के साथ प्रयोग की बात नहीं आई है। हेलो जी, हाँ, इसमें से कौन सा प्रयोग फाइनली लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम बेनिफिट देता है, ये तो तभी होगा जबकि 4-5 साल ये सारे प्रयोग होंगे। इसमें कोई भी ऐसा चीज आज हम बैठे बैठे ये नहीं कह सकते हैं कि यही वाला चलेगा या यही वाला सबसे सक्सेसफुल होगा। हर चीज का अपना अपना एडवांटेज है, हर चीज का अपना अपना डिसएडवांटेज। तो ये सारे मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स जो है, जब एनर्जी का कन्वर्शन का नया टेक्निक शुरू हो रहा है सोलर का, इसमें देखिए ये सारे मॉडल्स होंगे। ये वाला जो ISA का जो टेक्नोलॉजी समिट है, ये समिट इसलिए है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आप क्या क्या लाएंगे इसमें, ये एरिया में, जिसमें एक कोरिया का इनिशिएटिव है अबाउट पंप्स जी। तो इस टाइप से अलग अलग टेक्नोलॉजीज बदलेंगे। बल्कि ये सोलर एनर्जी का आज के दिन का जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं PV सेल्स के थ्रू, आज से 10 साल पहले ये इस सोलर टेक्नोलॉजी में द लीडर वाज स्पेन, जो कि CSP टेक्नोलॉजी लाया था जी, जो बहुत कामयाब था, और उस समय PV के साथ CSP बहुत ज्यादा चला जी। फिर चाइना ने उठा के ये PV टेक्नोलॉजी में उनका मैन्युफैक्चरिंग इनपुट ज्यादा थे, उसके प्राइसेस इतने डाउन कर दिए कि CSP लोग फॉलो नहीं किए। पर CSP ऐसा टेक्नोलॉजी है, ये भी आएगा जो कि ये फिर से रिवाइव होगा, क्योंकि ये हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स है, इतने सारे थर्मल पावर प्लांट्स है हमारे, जिसमें टरबाइन साइकिल जो है वैसे ही रहे, और जो बॉयलर साइकिल है उसको CSP का डेवलपमेंट अगर हो तो वो जो हीटिंग ऑफ वाटर जो है जी, वो हम सोलर एनर्जी से कर सकते हैं। क्या बात? तो जितने हमारे थर्मल प्लांट्स इतने प्रदूषण पैदा कर रहे हैं वो सारा दूर हो जाए। तो ये सब, ये जो टेक्नोलॉजीज जो है ना, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज आएंगी, और ये आज कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। ये सारे चीज ट्राई होंगे, मेरे ख्याल से अगले 10 साल में ट्राई होते 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 हम लोग एक नए एरिया पे पहुंचेंगे जहां पे ये ऑप्टिमाइज टेक्नोलॉजीज चलेंगी। हमारे साथ ज्योति मुकुल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज्योति, एक बात जो मैं समझना चाहता था, फिर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे, कि एक बात यह आई कि हम जो है एक हाउस होल्ड को, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी की जब बात आई, हम एक हाउस होल्ड को उसका पंप चलाने के लिए हमने एनर्जी दिया, उसका घर चलाने के लिए हमने उसको इस्टेब्लिशमेंट किया, और इस इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट जो है ये जाहिर तौर पर
इसके लिए सब्सिडी की जरूरत पड़ रही है, सरकारें दे भी रही हैं, यानी एक किसान अभी भी इसको या एक परिवार अभी भी इसको बियर करने की कैपेसिटी में नहीं है। बात यह आई कि अगर यही डिसेंट्रलाइजेशन विलेज लेवल पर हो, अगर अर्बन शहर में भी होना है तो ये वार्ड लेवल पर हो या बूथ लेवल पर हो, तो शायद चीजें ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, अभी अगर हम सोलर को देखें और ये कुसुम प्रोग्राम है जिसके अंदर सोलर पंप जो सरकारें लगा रही हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफी काम किया है। कुछ ऐसे पंप्स मैं पिछले साल देख के भी आई थी। हाँ। और राजस्थान और हरियाणा के गांव में और बिहार के गांव में भी ऐसे पंप हैं जो कि सोलर एनर्जी पे चलते हैं। ये कुसुम प्रोग्राम के लॉन्च होने से पहले भी से थे। ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एक घर या हाउस होल्ड लेवल के बजाय एक विलेज या ब्लॉक लेवल पे हो, तो वो काम अभी भी होता है। अगर कुछ क्योंकि जो सोलर पंप है वो एक कॉस्ट होती है और हर हाउस होल्ड उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज एक जिसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसको हम बोलते हैं वो तब आता है जब उसमें कंजम्पशन भी ज्यादा हो। किसी चीज की कॉस्ट आप तभी लगाएंगे अगर उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो, और बेमतलब में बिजली खर्च करना तो किसी का भी मोटिव नहीं है। ठीक बात। तो इसी क्योंकि अगर आप सोलर पावर पंप के लिए बिजली ज्यादा देंगे तो वो जो पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो जो जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स में ग्राउंड लेवल की समस्या बहुत बड़ी है। तो बिजली अगर हर समय उनको उपलब्ध होगी क्योंकि उनके छत पे सोलर पैनल लगा है तो वो ग्राउंड वाटर का लेवल काफी हद तक और गिरता जाएगा क्योंकि पानी की वेस्टेज होगी। तो इसीलिए ये कहना कि हर घर में हो वो तो बिल्कुल नहीं हो भी नहीं रहा है। मेरा आपसे एक प्रति प्रश्न है, किसान अगर फ्लड इरिगेशन कर रहा है तो उसको जितने पानी की जरूरत तब थी उतने ही पानी की जरूरत आज है। अगर इरिगेशन का पैटर्न बदल दिया जाए, आप स्प्रिंकलर से कर रहे हैं, ड्रिप से कर रहे हैं, फॉग से कर रहे हैं, हो रहा है, ठीक है, तो तब अपने आप पानी का कंजप्शन कम हो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट में ये मैंडेटरी किया है, ये जरूरी किया है कि जो किसान सोलर पंप लगाने की सब्सिडी उनसे ले रहा है उसको माइक्रो इरिगेशन फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि उन्हें वो फॉलो करनी पड़ती है। वो बिना माइक्रो इरिगेशन के वो सोलर का कनेक्शन ही आपका अप्रूव नहीं करेंगे और आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसा जहां तक मुझे पता है बिहार के कुछ गांव में ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार के ज्यादातर गांव में अगर आप देखें तो पानी के लेवल की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव में भी ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन जब आप उसको ग्रिड से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सोलर में क्या होता है, सोलर में आपका अपनी जेब से एक बार खर्चा हुआ और उसके बाद जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का खर्चा है आप वो उठाते हैं। जब आप ग्रिड पावर लेते हैं तो ज्यादातर गांव में ग्रिड पावर दो तरीके की होती है और उसको फीडर सेपरेशन बोला जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर लोड अलग किया कर देते हैं और आपका नॉर्मल बाकी घर का या आपकी दुकान का जो लोड है वो अलग है। तो जो फीडर सेपरेशन जब होता है तो एग्रीकल्चर लोड में कुछ घंटों के लिए बिजली दी जाती है और वो इसीलिए उसका लॉजिक यही है कि ताकि लोग बेमतलब में पानी खर्चा ना करें और इस एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्सिडाइज बिजली भी होती है ग्रिड से जो आती है, तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे एक तरीके का बोझ होता है, एक राज्य सरकार के ऊपर उस एक बोझ होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नहीं है तो राज्य सरकार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उस चीज के लिए सब्सिडी देती है कि आप एग्रीकल्चर के लिए सस्ते में या बिल्कुल निःशुल्क बिजली दीजिए। तो इसलिए फीडर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है और कई स्टेट्स में ये काफी हद तक किया गया है कि फीडर सेपरेट करते तो आप 2 घंटे के लिए अगर बिजली आप दे रहे हैं एग्रीकल्चर पंप चलाने के लिए
तो आप उस टाइम पे उससे आप अपनी डिमांड भी बैलेंस करते हैं। उस टाइम आप शहर की बिजली काट देते हैं और एग्रीकल्चर में दिया दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैनेजमेंट करना पड़ता है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ज्योति। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद इनसाइट में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, वो गांव तक कैसे पहुंचे, वो दूर दराज तक कैसे पहुंचे, और ऊर्जा के मामले में भारत आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बने। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, संदीप सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ही, और आशीष खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये बात कही गई कि इसका मेंटेनेंस जो है वो ना के बराबर है। अगर पंचायत लेवल पर एक प्रोजेक्ट एक गांव के कंजप्शन के लिए उसकी मांग के हिसाब से अगर लगाया जाता है, और ऐसे में गांव का बजट, सरकारों की सब्सिडी, और फिर उसमें जरूरत जितनी हो उसके हिसाब से गांव के लोगों से उसका टैरिफ, इस सब से उसका अगर संचालन किया जाता है, और ऐसे में जो यूपी ग्रिड है या फिर अलग अलग राज्यों से गांव के ऊपर से बड़े बड़े तार और पूरे गांव में बिजली के खंभे, ये जो सब रहता है, इस सब के बजाय अगर हम गांव का उत्पादन, गांव में कंजप्शन, एक गांव अगर यहाँ आ सकते हैं हम कि जहां पर गांव को बिजली न खरीदनी पड़े राज्य से, या फिर राज्य खरीदता है कई बार दूसरे स्टेट से। ये बहुत अच्छा आपने कहा। आपने सिंचाई के लिए एक ये नारा सुना होगा, गांव का पानी गांव में। बिल्कुल, चाहे वो बाबा आमटे जी थे या अन्ना हजारे जी थे, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। गांव में तो वैसे ही गांव की बिजली गांव में। बिल्कुल, मतलब गांव की जितनी आवश्यकता है उसकी बिजली यदि हम चाहें तो उस गांव में सोलर पावर प्लांट लगा करके और उत्पादित कर सकते हैं। अभी शैलेंद्र जी, अभी जो मैं देख रहा हूं, अभी हो ये रहा है कि किसान के खेत पर प्रोजेक्ट लग रहा है, केवल उस किसान को कुछ बिजली मिल जा रही है, एक किसान को जिसके खेत पर है, और उसके बाद वो ग्रिड में चली जा रही है। उस गांव को नहीं, ये जो ग्रिड में बिजली जा रही है, जो आप बार बार बता रहे हैं, इसमें एक जो मेजर जो प्रोग्राम चला है सोलर पंप का, मतलब लगभग 90% जो पंप लगे हैं वो स्टैंड अलोन पंप है। मतलब उस पंप को ग्रिड से जोड़ा नहीं गया है। उस पंप को खेत में लगा दिया गया, उससे जो पानी आ रहा है ट्यूबवेल से, उसका पानी मैंने मान लिया ग्राउंड लेवल पर। शैलेंद्र जी, इसकी क्या समस्या है कि कहीं छत्तीसगढ़ में ईमानदार और सज्जन लोग रहते होंगे, लेकिन मैं यूपी जैसे जगह में देखता हूं लोगों ने अपने ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली है या बुग्गी है उसके ऊपर जो है वो सारी की सारी वो लगा रखी हैं जो प्लेट्स हैं, और उन्हें डर रहता है कि अगर वो खेत पर लगा देंगे तो कोई ईंट पत्थर मारकर उनको तोड़ देगा या तोड़ कर ले जाएगा। बहुत कम जगह ऐसा हुआ है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अधिकांश जगह ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें स्टैंडअलोन पंप भी लगे हैं। हाँ, जो आपने ग्रिड की बात की, ऐसा संभव किया गया है। जैसे 14 कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट किए गए थे हरियाणा में, जिस समय मैं हरियाणा में वहां चेयरमैन होता था, तो उस कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यही किया था कि जो धोड़ होती है, इन्हें वाटर बॉडीज हैं, उनमें हम लोगों ने 100 किलोवाट, 50 किलोवाट, 150 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाए, सोलर पैनल लगाए, और उनसे करीब करीब 8-10 ऐसे पंप चलाए गए, जिससे आसपास के करीब 50 किसानों को, कहीं 70 किसानों को वहां से पंप के थ्रू पानी दिया गया, बिजली के थ्रू पानी। तो पावर जनरेशन सेंट्रलाइज किया गया, जिसको एक बारबार वायर की फेंसिंग से घेर दिया गया, सुरक्षा की दृष्टि से, और मेंटेनेंस की दृष्टि से भी बड़ा आसान था। एक व्यक्ति जाता है, जाकर के वहां पैनल को साफ कर देता है, सिर्फ पैनल को साफ करना है मेंटेनेंस के नाम पर। सोलर पैनल में तो बैटरी भी नहीं होती सोलर पंप के केस में, बिल्कुल। तो
सिर्फ पैनल को आपने पोल किया, उसके तार वगैरह चेक कर लिया, वो सिस्टम चलता रहता है। तो यदि सिर्फ सिंचाई के लिए या किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम छोटे छोटे किए जाए, ये 18 किसान 20 किसानों के लिए एक सिस्टम हो गया 100 किलोवाट का, 150 किलोवाट का, इस प्रकार की योजना तो कामयाब है। हम लोगों ने हरियाणा में इसको करके दिखाया। बिल्कुल। और शैलेंद्र जी, मैं आशीष जी आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा, किसान का मतलब अब केवल सिंचाई नहीं रह गया है, उसका घर भी है, और जैसे शहरों में लोगों को घर में बिजली की जरूरत होती है वैसी जरूरत उसको भी होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप देखिए, आप जो कह रहे हैं वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। आपसे मानना पड़ेगा कि सौर ऊर्जा 24 घंटे आपके पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है। तो जब आप इस सौर ऊर्जा को, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में भी चाहिए, उसको अपने विकास के लिए भी चाहिए, अपने एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, वहां पे बिजनेस भी उत्पन्न हो। हमने इतना माइग्रेशन देखा जो खत्म हो सकता है कि अगर हमारे गांव में ही हमारा बिजनेस खुल जाए, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हो। पर आपकी बात सोचिए कि इस सौर ऊर्जा को जब हम 24 घंटे के लिए बनाते हैं या फिर हमें स्टोरेज लगाना पड़ता है। आज की डेट में इसकी टेक्नोलॉजी उतनी उसकी कॉस्ट नहीं आई कि जब हम इसको 24 घंटे बनाएंगे तो वो जो कॉस्ट आएगी स्टोरेज की, क्योंकि स्टोरेज जरूरी है उस समय। आप देखिए, आपका कहना है कि वो सिर्फ दिन में काम करेगा, वो दिन में काम करेगा, वो भी अगर बादल आ गए तो वो काम कम हो गया। अब आप घर में ऐसे तो नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस चल रहा है, आपने धंधा शुरू किया है और आप तब बादल आ गए और आप देख नहीं पा रहे उसको। आप नॉर्थ में जाएंगे, आपने यूपी का बात किया, वहां धुंध भी आता है। बिल्कुल। कई महीने में आपको वहां पे सौर ऊर्जा उतनी नहीं आती जितनी आप सोचते हैं वो आएगी। आप देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, वो एक और तरीके से सॉल्व होता है जो हमने किया है। इनफैक्ट हमारी कंपनी अब तक 100 के करीब करने की कोशिश कर रही है। 800 इस कंट्री में हो चुके हैं और 10,000 होंगे। वो हम करते हैं माइक्रो ग्रिड से। माइक्रो ग्रिड में क्या है कि एक आप माइक्रो ग्रिड बनाइए, आप वो उसको वहीं का एरिया का ही इस्तेमाल करिए, वो 30-35 किलोवाट का एक माइक्रो ग्रिड बनाइए। उससे आप घर घर बिजली भी दीजिए। उससे आप ये जो वहां का लोकल एंटरप्रेन्योर है जो छोटे छोटे काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आप वो छोटे छोटे काम इतने शुरू हो सकते हैं वहां पे, उसको भी आप बिजली दीजिए। बट हर काम को 24 घंटे का तो कुछ सर्टेनिटी चाहिए, कुछ विश्वास चाहिए कि मेरे पास 24 घंटे का बिजली होगा। वो माइक्रो ग्रिड से आएगा, वो आपको पंप से नहीं आएगा, वो सिर्फ सोलर से नहीं आएगा। बिल्कुल। उसके लिए आपको बायोमास चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आज की डेट में भी जब आप 24 घंटे की बात करते हैं तो स्टोरेज बैटरी का बहुत महंगा है। बिल्कुल। आप बायोमास से थोड़ी उत्पन्न करेंगे, आप नहीं तो फिर डीपी लगाएंगे तो वहां पे फिर वो 14 रुपए की बिजली आपको बनेगी। बिल्कुल। आई थिंक देखिए, टेक्नोलॉजी जो सौर ऊर्जा की आ गई है उसका फायदा हम सबको है। कल ही बात हुई कि अब 2030 तक हमारी सेल की जो एफिशिएंसी होगी वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग 30% जरूर होगी। उससे क्या होगा, आपकी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी कॉस्ट आज की डेट में भी कई कंट्रीज में अभी आया है कि वो लेस देन 1 सेंट है। 1 सेंट डॉलर से भी कम की 25 साल तक का टैरिफ लोगों ने दिया है। भारत में भी वो आएगा। देखिए, कुछ साल बाद वो जरूर आएगा जब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। स्टोरेज की कॉस्ट आज की डेट में भी उस गति से नहीं चल रही, नीचे नहीं आ रही जितनी हमारी सौर ऊर्जा की कॉस्ट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये 5-7 साल बाद, अभी हमारे दोस्त ने बोला भी इसमें आपको कि 5-6 साल पहले आप देखिए क्या टैरिफ थे। वो इसलिए नहीं थे कि उसके बिजनेसमैन बहुत उसमें प्रॉफिट बना रहे थे। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने 5 साल के अंदर जो प्रगति करी है, जिसके कारण कॉस्ट नीचे आई है सौर ऊर्जा में, उतना हमने स्टोरेज में नहीं देखा। जी। मेरा मानना है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा आशीष, ऐसा हुआ क्यों नहीं कि स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कम नहीं हो पा रही है? देखिए, हर चीज का एक टेक्नोलॉजी होता है। फिर उसको लार्ज स्केल में लाने के लिए बहुत पीछे मेहनत करना पड़ता है। अब देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में 2019-20 में हम अपने पैनल की कॉस्ट देखते हैं और आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले पैनल की कॉस्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजी में तरक्की आई, उतना उत्पादन भी बढ़ा। आज की डेट में 100 गीगावाट हर साल इस पूरे वर्ल्ड में इंस्टॉल होता है। इंडिया की तो बात हम कर रहे हैं 5, 10, 15, 20, 100, 30, 100 हर साल होता है।
जी, उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनी है इस कंट्री में। स्टोरेज में अभी वो उतना, अभी हमारे पास ना टेक्नोलॉजी आई है, और जो टेक्नोलॉजी भी आई है उसकी अभी उतनी कीमत नहीं आई है नीचे। मैं हर बार आपको यही बोल रहा हूँ। जी जी जी। मेरा मानना है कि 5 साल बाद एक हर टेक्नोलॉजी का एक वो ऐसा कर्व आता है कि उसके बाद कॉस्ट बिल्कुल नीचे जाता है, आपका टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन कम आता है। संदीप सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सेन से हम समझने की कोशिश करेंगे। संदीप सेन, टेक्नोलॉजी को लेकर के आशीष ने बहुत उस पर दबाव डाला। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो मसला है, विकसित देश एक तरफ तो ये चाहते हैं कि विकासशील देश प्रदूषण न करें, और दूसरी तरफ उनके पास क्लीन एनर्जी को लेकर जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी वो पूरी कीमत लेना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, वो भी ऊंचे दामों में। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? अब इसके पहले मैं आपका एक और जवाब दे देता हूं, एक और सवाल का, जो आपने पहले वाले पैनलिस्ट को आपने पूछा था। जी, क्या स्टोरेज का टेक्नोलॉजी क्यों कम नहीं आ रही है? जी, उसका कारण ये है क्या, जो स्टोरेज बैटरी सेल्स का जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, आज के दिन में ये रेयर अर्थ से जुड़े हुए हैं। जी, रेयर अर्थ ऐसे विशेष मिनरल है जिसके ऊपर कम से कम 70% का से 80% तक रेयर अर्थ के माइंस चाइना के कंट्रोल में है। और रेयर अर्थ के प्रोसेसिंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग के कारण रेयर अर्थ का जो दाम है वो इतना ज्यादा है, जिसके कारण चाइना ये टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक कारण है क्या, बैटरी का जो लेड एसिड बैटरी से जैसे ही हम दूसरे बैटरीज पे आए, जैसे कि लिथियम या प्लेनेथियम, ये सब में रेयर अर्थ का बहुत उपयोग होता है जी। और वो सारी चीजों में प्रोसेसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। और ये कारण के लिए हमें टेक्नोलॉजी के कारण हम वो स्टोरेज की तो क्या ये टेक्नोलॉजी संदीप ये केवल चाइना पर है रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की, या जो डेवलप वर्ल्ड है उस पर भी? बहुत देशों पे है, पर 70% जो है चाइना कब्जा किया हुआ है रेयर अर्थ का माइनिंग का। उन्होंने पहले से मेहनत किया है और प्रोसेसिंग भी उनका 70% ऑफ द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो ये है कि और भी कंट्रीज है पर उसमें कम है। तो इसलिए ये जो ISA वाला जो अलायंस है जो हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि मेरे पास भी रेयर अर्थ का बहुत डिपॉजिट्स है, तो आप लोग आओ हमारे यहाँ से रेयर अर्थ लेके आप अपना प्रोसेसिंग शुरू करो जी। तो ये एक ISA के इनिशिएटिव है, जो कि अभी टेक्नोलॉजी समिट्स हो रहे हैं, तो उसमें एक इनिशिएटिव ये है कि रेयर अर्थ का प्रोसेसिंग बढ़ाया जाए, जो कि स्टोरेज कॉस्ट को कम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और एक... आपकी बात दूसरी बात जो है आपने जो कहा, क्या टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज ये चाहती है कि पूरा टेक्नोलॉजी का प्राइस ले आप, और उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और वो लेके आप खरीदें। ये बात जो आती है ना, ये बात 10 साल पहले तक ऐसे ही था, पर आज के दिन में बहुत सारी कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस शुरू हुई है जी। अगर हम यहाँ पे भी इंडिया में भी अगर हम देखेंगे कि इंडिया का सोलर पावर के पीछे भी यहाँ पे फ्रांस की कंपनी, साउथ अफ्रीका की कंपनी, जर्मनी की कंपनी भी आ रही है, जो कि हमारे टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसका कारण ये है क्योंकि इंडिया एक इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, पर एटलीस्ट इट हैज गॉट 2 थिंग्स। इट हैज गॉट, वन इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड अनदर इज इट्स गॉट अ ह्यूज मार्केट। तो इसलिए ये जो पूरा इक्वेशन है ये धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। ISA एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे चाइना नहीं है और US नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस जो फ्रांस और इंडिया के साथ शुरू हुआ था,
ये चीज आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जो आप ये कह रहे थे, क्या फॉरेन कंट्रीज इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं देगी या दूसरे कंट्रीज को टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है और इसमें फ्रांस है, यूके है, अब तो सुनने जर्मनी भी आ रहा है। 86 देश है जिसमें से 68 ने रेटिफाई किया हुआ है। जी। साउथ कोरिया है जिसके पास टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीजें ये चेंज हो रहा है। बिल्कुल ज्योति, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो एक बात है कि जो ISA है उसके साथ जुड़े हुए जो देश हैं और उनमें ये भी बात जाहिर है कि सब अपना माल बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या इस बीच में भारत में R&D को लेकर के कुछ प्रयास शुरू हुए हैं? जहां तक मुझे जानकारी है R&D को लेके कोई प्रयास नहीं हुआ। जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चाहे वो चाइना की हो, चाइना की टेक्नोलॉजी हम इतनी यूज नहीं करते हैं, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे सोलर के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। आपको खन्ना जी इसके बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी दे सकते हैं। वो ज्यादा हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जहां तक कि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, तो सोलर के क्षेत्र में हम लोगों ने सोलर अप्लायंसेस जरूर बनाए हैं, लेकिन सोलर एनर्जी को कैप्चर किस तरह से किया जाए या स्टोर किस तरह से किया जाए, उस टेक्नोलॉजी में हम लोग कहीं भी आसपास नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी ही सबसे जरूरी है इंडिया के लिए। टेक्नोलॉजी आजकल आप खरीद पाते हैं, और क्योंकि ग्लोबली जो है इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और यूरोप जैसे देशों में सोलर ऑलरेडी काफी फैला हुआ है, तो टेक्नोलॉजी इंडिया खरीद सकता है अपने टर्म्स पे। तो ऐसा अब ये ISA के थ्रू जो टेक्नोलॉजी की डिस्कशन हो रही है वो एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि ISA में अगर आप देखें तो जो ISA इंडिया और फ्रांस ने लेके शुरू किया था, उसका जो पूरा एम्फेसिस है वो है कि अफ्रीकन कंट्रीज में या छोटी छोटी जो और कंट्रीज हैं जहां आप वहां पे सोलर अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल हम आशीष खन्ना से हम इस बात को थोड़ा सा जानना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी को परचेज करना आशीष जी, या टेक्नोलॉजी के लिए R&D में जाना और टाटा जैसे संस्थान से उम्मीद करना, दोनों में से किस बात का चुनाव करना चाहिए? नहीं, देखिए दोनों चुनाव करने चाहिए। उम्मीद, और बात सिर्फ उम्मीद की नहीं है। बात एक देखिए, असल बात क्या है, टेक्नोलॉजी किसके लिए चाहिए? टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आप टेक्नोलॉजी लाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बिल्कुल। सौर ऊर्जा में जो बहुत अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज होती है। आप देखिए, बाकी जितने भी स्रोत हैं ऊर्जा के, उसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं हुआ है पिछले 10 साल 15 साल में। बिल्कुल। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम तो खुद बनाते हैं, हमारा खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पिछले 30 साल से बना रहे हैं। हर 3 साल बाद आपको नई टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी के अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करना पड़ता है। फायदा ये होता है कि जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी तो आपका कॉस्ट कम आता है। नाउ एज हमारा जो देश है, या हम सब हैं देश में, आज के देश में, आज के समय, आपने जो 35 गीगावाट की बात करी, उस 35 गीगावाट में से 80% तो सब इंपोर्ट हुआ है। जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट थे वो मुश्किल से 20% है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हमारे पास स्केल नहीं है, और टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, देखिए टेक्नोलॉजी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, नया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना भी बड़ी बात नहीं है, पर एक दिन में R&D नहीं होता, और सब कंपनियां कर रही हैं। अच्छी बात जो हमारे लिए, भारत के लिए ये है, और हमारी कंपनी और मैं मानता हूं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, और टेक्नोलॉजी हमें अपने कारण के लिए चाहिए, हमें उसमें निवेश करना चाहिए जहां पे हमारे किसान, हमारी रूफटॉप, अगर आप रूफटॉप की बात माने तो हमारी छतें यूरोप जैसी छतें नहीं है, आप मानेंगे इस बात? बिल्कुल। लेकिन उनका सब कुछ डिफरेंट है उसमें। पर जो हम यूज कर रहे हैं वो हम सेम मटेरियल जो हम बड़े प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, या जो यूरोप में यूज होता है, उसी मटेरियल को, उसी पैनल को, वो जितना भारी है उसी को हम अपनी छत में लगा रहे हैं। बिल्कुल। आज के दिन में अगर सरकार और इंडस्ट्रीज दोनों साथ में आए
क्योंकि कुछ देखिए टेक्नोलॉजी की तकलीफ नहीं है, जैसे मेरे मतलब आपका कहना यह है कि सिस्टम को और लोगों को, सरकार को और इंडस्ट्री को एक साथ मिलकर साथ में आना होगा और साथ में इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। समय की कमी हो चली है आशीष जी। सभी पैनलिस्ट से गुजारिश है मेरी और सभी से विदा लेते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं आशीष जी। संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी आपका, ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर एक बात यहाँ जरूर आई कि सौर ऊर्जा को अगर आपको उसको पर्टिकुलर परिवार लेवल पर अगर आप उसको डिसेंट्रलाइजेशन ना करके अगर आप उसको गांव लेवल पर डिसेंट्रलाइज करते हैं, अगर आप उसको शहर में वार्ड लेवल पर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक माइक्रो ग्रिड का कंसेप्ट जो है वो साथ में आशीष जी ने इसमें जोड़ा ही। समस्या अगर है तो उसको शॉर्ट आउट भी किया जा सकता है, उसके रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं। फिलहाल इनसाइट में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।